न्यूज़ 24 में हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। तो आज भी यूपी की सियासत में हलचल काफी मची हुई है। आज दिल्ली में बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और दिल्ली में मंथन कई दिनों से लगातार हो रहा है। ये कुछ अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी का सियासी संग्राम अब दिलचस्प होता जा रहा है। उधर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी से यूपी दौरे पर जाने वाले हैं। तो अखिलेश आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। साथ ही कुछ और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। इधर प्रियंका गांधी शाम 4 बजे वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगी। तो चंद्रशेखर आजाद भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और इन सब के बीच, इन सब हलचलों के बीच यूपी की सियासी जंग में अब मुद्दे गौण होते हुए नजर आ रहे हैं और सियासी संकल्प और सियासी वादों का दौर शुरू हो चुका है। गाजियाबाद में सीएम योगी गुंडों को जेल में भेजने का संकल्प ले रहे हैं। तो लखनऊ में अखिलेश यादव बीजेपी को हराने के लिए और किसानों को लुभाने के लिए, अपने साथ लाने के लिए अन्य संकल्प ले रहे हैं। प्रियंका गांधी जीत की प्रतिज्ञा कर रही हैं। तो बीएसपी, ओवैसी भाईजान सब अपने अपने वोटर्स से जीत के बाद आसमान से तारे तोड़ लाने वाले जैसे सियासी वादे करने में लगे हुए हैं। अब जनता इन लुभावने वादों में आएगी या अपना दिमाग लगाएगी, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा और राजीव रंजन से समझेंगे जमीनी हकीकत क्या है, हालात क्या बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले योगी और अखिलेश के संकल्प सुन लीजिए। जी में आज अपना मुंह छुपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था, वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर ब्रिग जी हमें संकल्प दिलाएं और तेजिंदर ब्रिग के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के संकल्प तो आपने सुन लिए कि वो उन्होंने क्या संकल्प लिया है और जीतने के बाद वो क्या कुछ करने वाले हैं। और साथ ही आपको आज ये भी समझाएंगे कि दलित वोटर आखिरकार इतना खामोश उत्तर प्रदेश में क्यों है। विश्लेषण होगा, साथ ही मेहमानों के साथ चर्चा होगी। मैं परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन यूपी राजेश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन राजपाल कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं और बीएसपी लीडर प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। साथ ही मेरे सहयोगी राजीव रंजन आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं नोएडा से, और इधर दिल्ली से प्रशांत देव हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव, आपने संकल्प तो सुन लिया। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गुंडों को फिर जेल में भेजेंगे और घुसकर मारेंगे। तो उधर कल एक हाथ में गेहूं था, एक हाथ में धान था। अखिलेश यादव ने लखनऊ में संकल्प लिया है और किसानों को लुभाने की कोशिश। तो मैं ये चुनावी मायने, महासंकल्प और संकल्प के आपसे समझना चाह रही हूं। सबसे पहले देखिए विपनेश, योगी आदित्यनाथ की जो टर्फ है, जो पिच है, वो पिछले 5 सालों में उनके सरकार ने जो गुंडों के खिलाफ एक अभियान चलाया है और कानून व्यवस्था का जो वो दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था उनके ज़माने में बहुत अच्छी रही है, इसको वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में बार बार ये बातें कहने का मतलब, वो गाजियाबाद में थे और बार बार ये कहने का मतलब वो पीछे की चीज़ों को और जिस तरीके से पीछे कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जाता था, उससे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो बार बार लोगों का ध्यान नाहिद हसन की तरफ या सहारनपुर के उम्मीदवारों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो विपक्ष ने खड़े किए हैं, जिनको टिकट दिया है। और जिन चेहरों की वो बात कर रहे हैं, जैसे नाहिद हसन है, वो कैराना से विधायक हैं और उनको टिकट दिया गया है। जैसे ही उन्होंने पर्चा दाखिल किया गैंगस्टर एक्ट के तहत, वो फरार चल रहे थे और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो ये
छवि के हिसाब से परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जो कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि कानून व्यवस्था के मामले में योगी आदित्यनाथ ने न समझौता किया है न करेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, चूंकि पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है वो इलाका है, पहले भी हमने इस बात को कहा है, चर्चा की है, वो इलाका है जहां पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और जहां पर जाट किसान बहुत है। कल तेजिंदर विर्क जो लखीमपुर खीरी कांड के समय घायल हुए थे, वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर आपने तस्वीरों में देखा, वो उनके बगल में खड़े हैं। तो अखिलेश यादव को मालूम है कि किसानों की नाराजगी का फायदा जो उनको सियासी तौर पर मिल सकता है वो पहले दूसरे तीसरे चरण का बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होगा, क्योंकि जाट जो मतदाता है वो पिछले 3 विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह आरएलडी और सपा से तो खैर उतना जुड़ा नहीं था, आरएलडी से जुड़ा हुआ था, बहुत बुरी तरह इनसे खिसक करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा मिला था। और जाटों की और किसानों की इसी नाराजगी की वजह से, इसी उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की वजह से कहा जाता है कि गुरु पूरब के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया 1 साल के बाद, इतने बड़े आंदोलन के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी जहां तक अपने पुराने जो वोटर उनके जाट, जिन्होंने 90% कहा जाता है कि उनका समर्थन किया था, उनमें पेनिट्रेशन की कोशिश कर रही है, उनमें सेधमारी की, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रही है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टिकटों के बंटवारे को अगर आप देखें, अभी मैं सीट वाइज भी बता सकता हूं, जैसे हापुड़ की एक सीट है गढ़ मुक्तेश्वर, वहां पर उन्होंने वर्तमान सिटिंग विधायक का टिकट काट करके चौधरी चरण सिंह के ही रिश्तेदारी से ताल्लुक रखने वाले हरिंद्र चौधरी, जो कि जाट नेता है, उनको टिकट दिया है। तो जाटों को भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे पैमाने पर अच्छी तरीके से टिकट दे रही है। आप देखिए, नरेश टिकैत ने जैसे ही आरएलडी सपा गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में बात कही, वैसे ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान उनके घर पहुंच गए, और घर पहुंचने के बाद नरेश टिकैत के टोन बदल गए। तो ये कुल कहानी ये है कि जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पास बने रहे, और दूसरी तरफ किसान आंदोलन से नाराज हुए जाट सपा और आरएलडी गठबंधन की तरफ जाए, इसकी कोशिश हो रही है। और उसमें कानून व्यवस्था के नाम पर 2003 के जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उसमें जाट और मुस्लिमों के बीच में जो एक खाई पैदा हुई थी, वो खाई उसी तरह बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी वो बार बार याद दिलाना चाहती है, वो बार बार उन उम्मीदवारों की बात करती है और उस हालात की बात करती है, और अखिलेश यादव इसको बार बार किसानों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी 2 पाए में ये पूरा खेल फंसा हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो जमीन पर देखने पर विपनेश मिलती है, वो ये कि आरएलडी के जहां कैंडिडेट हैं, वहां तो जाट मुस्लिम मतदाताओं में गठजोड़ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वहां उसी संख्या में जाट साइकिल चुनाव चिन्ह की तरफ जाएंगे, ये बड़ा सवाल गठबंधन के सामने खड़ा है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है कि जिन किसानों ने, जिस बेल्ट के किसानों ने 1 साल तक खुले आसमान के नीचे इसी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए जिंदगी बिताई है, क्या वो कड़वाहट भूल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर आएंगे? ये इसी के बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आती हूँ राजीव आपके पास जल्दी से। अब मैं प्रशांत देव का रुख कर लेती हूँ। प्रशांत, कई दिन हो गए हैं बीजेपी लगातार टिकटों को लेकर मंथन कर रही है, और आज भी बड़ा मंथन होगा उम्मीदवारों के नामों को लेकर, और साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, संवाद करेंगे आज। तो क्या हलचल है आज? देखिए, ये प्रधानमंत्री का संबोधन 11 बजे होगा वाराणसी के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी कार्यकर्ताओं से चुनाव के मद्देनजर। लेकिन अब से थोड़ी देर में लगभग उसी समय बीजेपी की कोर ग्रुप की यूपी की मीटिंग भी शुरू होने वाली है। उसमें तमाम वो नेता, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, और बाकी तमाम जो कोर ग्रुप के नेता हैं, वो उसमें शामिल होंगे। और टिकटों पे मंथन लगातार चल रहा है। इस बार कहा जा रहा है कि अगले जो 2-3 चरण है उस पर भी लगभग सभी सीटों पे टिकट फाइनल कर देना है, और केंद्रीय चुनाव समिति की जब मीटिंग होगी तो उसमें उसका ऐलान कर दिया जाएगा। अब जो है सबसे बड़ी चर्चा जो है वो उस बात को है कि निषाद पार्टी और अनुप्रिया, अपना दल अनुप्रिया पटेल के साथ जो मीटिंग होनी है, उनकी साथ सीट शेयरिंग कितनी करनी है, उस पर ज़्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि ये दोनों सहयोगी दल हैं, और जहाँ पे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से में हैं, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहाँ अच्छी खासी इनकी परसेंटेज है। तो उनको भी इस बार लगता है कि सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए, और
बीजेपी उसी पे बातचीत चल रही है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक समीकरण बदलने की एक जमीन तैयार कर दी है उत्तर प्रदेश में, अगर चुनाव को पूरी तरीके से जाति आधार पर कराने की का जिस तरह का माहौल बन रहा, वैसे में बीजेपी भी अपनी तमाम रणनीति बदल करके टिकटों का बंटवारा कर रही है और आगे भी करेगी, जिससे कि जो डर है कि जाति समीकरण के आधार पर जो नुकसान हो उसकी भरपाई की जा सके। हालांकि बीजेपी ने जो ये बात हमेशा कही, सबका साथ सबका विश्वास और हर तरह हर वर्ग के लोगों का वोट उनको मिलता है, तो इसी को ध्यान में रख करके समाजवादी पार्टी ने, विपक्ष ने अपने जो गठबंधन बनाया है और उस पर सेंध मारने की कोशिश की है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या नेताओं के इकट्ठा हो जाने से नीचे मतदाता भी उनके साथ साथ चल पड़ेगा, आरएलडी के साथ पूरा जाट चल पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के साथ जितने भी लोग हैं यादव मुस्लिम के अलावा जो खींचने की कोशिश कर रही वो चल पड़ेंगे, या फिर जो इनकी गुड गवर्नेंस है या जितनी भी इन्होंने काम किए उसके आधार पर मतदाता, जमीन पर मतदाता वो भी खिसक जाएगा या बना रहेगा। ये सब चीज़ें हैं जिस पर लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। और उसी जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, बहुत बड़ा स्टेट है, मिनी इंडिया कहा जाता है, तो उसमें अपनी जीत को बरकरार रखना बीजेपी के लिए चुनौती बिल्कुल है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 135 सीट में से 115 सीट लगभग 2017 में बीजेपी के पास थी और 21 सीटें में पूरा विपक्ष था। वैसे में क्या 115 सीट बचा के रख पाएगी बीजेपी? ये बीजेपी के लिए भी थोड़ा चिंता की बात है। बिल्कुल, हालात समीकरण बदल गए हैं, 2017 जैसे नहीं है। प्रशांत, आप दिल्ली वाली जो हलचल है और जो मंथन हो रहा है उम्मीदवारों के नामों को लेकर, उन पर नजर बनाए रखिएगा। आज पिक्चर क्लियर तकरीबन हो सकती है इस मीटिंग के बाद कि सहयोगी दलों को कितनी सीटें दे रही है बीजेपी। और मैं लखनऊ का जल्दी से रुक कर लेती हूँ, फिर मेहमानों के पास जाऊंगी और मानस आपके पास आ रही हूँ। आज खबर है कि लखनऊ में फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अखिलेश यादव की। आज भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, कुछ उम्मीदवारों के नाम आउट हो सकते हैं, उधर चंद्रशेखर आजाद भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देखिए, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज शेड्यूल नहीं है, लेकिन जो सीट शेयरिंग है उस पर मंथन लगातार जारी है। शिवपाल सिंह यादव को कितनी सीटें दी जानी है इस पर भी आज बात होनी है। खबर इस बात की थी कि जितनी वो सीटें मांग रहे थे उससे कुछ कम सीटें दी जा रही है। पहले 6 सीटों की बात आ रही थी, अब उससे कहा जा रहा है कि कुछ सीटें कम हो सकती है। हालांकि शिवपाल ये कह चुके हैं पहले कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी साइकिल चुनाव निशान पर ही अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। तो एक तो आज नजर इस पे रहेगी कि अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच किस तरीके की बातचीत होती है। दूसरा तो सबसे अहम है आज वो चंद्रशेखर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें कुछ वो ऐलान कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी से उनकी बात नहीं बन पाई, बसपा से वो पहले ही बहुत दूर थे। इस बीच खबर यह है कि कांग्रेस से उनकी कुछ बातचीत हुई है, तो कांग्रेस को क्या समर्थन देंगे या वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, आज इस पर वो अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे चंद्रशेखर। आज दोपहर 12:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। देखिए, तमाम जो छोटे छोटे सियासी दल हैं जो जिनका किसी भी पार्टी से अभी तक गठबंधन नहीं हो पाया, वो भी चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका तो इसलिए वो भी अपना ठिकाना अपने साथी को तलाश रहे हैं। तो ये तलाश जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगी। समाजवादी पार्टी ने पहले ही कह रखा है कि अब वो उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि अब वो दूसरे दलों से आए लोगों को अपने साथ शामिल कर सके या किसी और दल से गठबंधन करके उनको सीट दे सके। शायद यही वजह थी कि इमरान मसूद से भी बात नहीं बन पाई। आप देख रहे हैं इमरान मसूद बीते 2 दशक में सहारनपुर की राजनीति में दबदबा रखते हैं और इस बार उनकी कहीं भी बात नहीं बन पा रही है। वो सभी जगह हाथ पैर मार के देख चुके हैं, कांग्रेस से वो अलग ही हो चुके हैं। बसपा में उन्हें जगह मिली नहीं और समाजवादी पार्टी उनको सीट देने को तैयार नहीं हुई। तो ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जो पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो यही है कि जो भी बड़े सियासी दल हैं वो इस वक्त अपने अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पे माथापच्ची कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी के साथ भी बैठक चल रही है। खबर इस बात की थी, जिस बात की तकरीबन पुष्टि हो चुकी थी कि संजय निषाद को 15 सीटें देने को तैयार हो गई है भारतीय जनता पार्टी। वो कौन सी सीटें होंगी उसका भी ऐलान हो ही जाएगा। समाजवादी पार्टी आज अपने कुछ और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, लेकिन जो आज सबसे बड़ी नजर रहेगी वो चंद्रशेखर आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहेगी कि आखिर वो आप किसके साथ जाते हैं। विपनेश, ओके, आप नजर बनाए रखिएगा, देखते हैं कि क्या और एक और बड़ा ऐलान होने जा रहा है। अब मैं चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। सबसे पहले राजेश चौधरी जी आपके पास आ रही हूँ। आपने देखा होगा कल अखिलेश यादव की 2 मुट्ठी, एक में धान और एक में गेहूं, और साथ में कुछ किसान उनके साथ। उन्होंने संकल्प लिया है आपको हराने का, बीजेपी को हराने का, और साथ ही उस वोट बैंक पर नजर है जो आपके खिलाफ है। पहले और दूसरे फेज में उनका दबदबा सबसे ज्यादा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो संकल्प को लेकर क्या कहेंगे आप अखिलेश यादव के?
देखिए, संकल्प लेना उनका अपना निजी मामला हो सकता है, उसमें वो राजनीति कर रहे हैं। योगी जी का संकल्प देखिए, अखिलेश यादव तो अपनी दोनों मुट्ठियों में धान और ये लेकर के संकल्प ले रहे हैं। और योगी जी का संकल्प, योगी जी ने गरीब के घर में राशन पहुंचाने का काम किया है। दाल, चावल, चीनी और रिफाइंड, ये सब वो तो अपने लिए ले रहे हैं और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये संकल्प करना और ये सब करना, ये जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। संकल्प लेना था तो उन्हें 2012 से 17 के बीच लेना चाहिए था। गरीब की झोपड़ी के लिए कल्याण करना चाहिए था। गरीब भूखे घूम रहे थे, उनके लिए काम करना चाहिए था। आप संकल्प किस व्यक्ति के ले रहे हैं? तपस्वी के लिए, एक साधु के लिए, एक सन्यासी की सरकार को उखाड़ने के लिए आप इतने आतुर हो रहे हैं। आप देखिए, आपका भी शासन था अखिलेश यादव जी, किस तरह से गुंडागर्दी होती थी, किस तरह से माफिया राज होता था। और जाट की बात कर रहे थे आप लोग, सब चर्चा कर रहे हैं, उसको आकर के देखिए। मैं भी जाट हूं, मुझे भी भारतीय जनता पार्टी ने मार्च से प्रत्याशी बनाया है। हजारों लोग अभी मेरे घर आ जाएंगे तो यहाँ हैं और वो सब उसी समाज के। जाट बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसका कल्याण भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है, हिंदुत्व के साथ है। वो नहीं रहने वाला। नहीं भूला की हत्या, नहीं भूला वो गौरव जाट की हत्या, नहीं भूला वो 2013 के अखिलेश यादव के अत्याचार और अन्याय के वो तो दंगे हुए थे, 60 से अधिक लोग मरे थे। आज भी हमारे घाव गहरे हरे, आज भी हमको रह कर वो पीड़ा सताती है। आप निश्चिंत रहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, इनका खाता नहीं खुलने वाला। राजपाल कश्यप जी, आप संकल्प ले रहे हैं, वो तो धान, चीनी, चावल, गेहूं गरीबों के घर पहुंचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी मदद कर रहे हैं। इसका क्या तोड़ है आपके पास? ये पहले 35 किलो मिलता था, अब 5 किलो दे रहे हैं। और 5 किलो अनाज से क्या होगा ये तो बताए। 35 किलो मिलता था पहले, अब 5 किलो दे रहे हैं। कोटे से इन्होंने चीनी गायब कर दी, मिट्टी का तेल गायब कर दिया, वृद्धा पेंशन गायब कर दी, विधवा पेंशन गायब कर दी। और जो सिलेंडर दिया था, जो 350 का सिलेंडर था, तो बीजेपी के लोग धरना देते थे, उसको 1000 का कर दिया। 200 में सरसों का तेल कर दिया और 100 रुपए को पार कर गया मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल। और किसानों ने तो साल भर में इनका परिदृश्य देखा है। इन्होंने कीड़े लगवाए थे, कांटे लगवाए थे, तार लगवाए थे, फोल्डर लगवाए थे, लाठियां चलवाई थी। कितने किसान ठंडक से लेके मौत हुई, 700 किसानों की मौत हुई। कौन जिम्मेदार है? ये किसानों को कुचलने वाले गृह मंत्री, गुंडों की सरकार है, गुंडे मंत्री है और गुंडे ही भरे हैं। सब टिकट आप देखिए ना, ऊपर से उठाइए, जो फर्स्ट सूची है उसमें आपराधिक मामले देखिए ना। पहला नाम ही देख लीजिए मुख्यमंत्री जी का, उसमें कितने मुकदमे हैं। उप मुख्यमंत्री देख लीजिए कितने मुकदमे हैं। आप पश्चिम में जो टिकट दिए हैं, जो मंत्री रहे, उनके मुकदमे देख लीजिए। सब दंगाइयों को टिकट देने का काम किया है बीजेपी ने और अपराधियों को टिकट देने का काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो सिंचाई मुक्त करने का काम किया है और कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूरे किसानों का बीमा 5 लाख का माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। इन्होंने तो किसान आय दुगनी की बात की थी, क्या 10 लाख का कर दिया? अरे कर देते। एक किसान तो कुचले गए, बताइए मंत्री को। लेकिन मंच पर तेजिंदर विर्क को आप साथ लेकर आए, क्रॉस फायरिंग में तो उन पर भी मामला दर्ज है। देखिए, मामला तो किसी कोई दर्ज करा दे, ये तो सरकार है, सरकार तो किसी को दर्ज करा दे। मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज है, वो अपराध होगा, आपके व्यक्ति के खिलाफ आप बताइए, यहाँ नहीं है। IT कंपनी का लखनऊ में उसका हत्या नहीं कर दिया क्या? आपने गोरखपुर में नहीं देखा? गोरखपुर में पुलिस ने नहीं हत्या होटल में कर दी क्या? अपराध तो गोरखपुर में खुला है। कितने निर्दोष लोगों को पुलिस ने अपराधी बना के मार दिया, बताइए ना। ये इसका जवाब कौन देगा? फिर क्यों मुआवजा आपने दिया? अगर यहाँ की पुलिस ने यहाँ लखनऊ में शेखर तिवारी की हत्या की थी, आपने मुआवजा दिया ना। इसी तरीके से ये इनके विरोध में तो किसान गए थे, तो उनको क्या क्या कह रहे थे? आतंकवादी कह रहे थे पाकिस्तान से मदद आ रही है, किसानों को अपमानित करोगे। जिस दिन हिंदुस्तान में किसान नहीं बचेगा, आप अडानी और अंबानी के माध्यम से किसानों और गरीबों के पेट में ढाका डालना चाहते हो। आप पूरी कंपनियों को लगा के करे देश बिकने नहीं देंगे। देश में कोई संपत्ति छोड़ रहे हैं। इनको चौधरी चरण सिंह का एयरपोर्ट अच्छा नहीं लगता लखनऊ में, अडानी एयरपोर्ट अच्छा लगता है। इनको भारतीय रेल अच्छी नहीं लगती, अडानी रेल अच्छी लगती है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आपने बनाया सारा देश बेचता है। और जिनको आप संत कह रहे हो, उनके संत पे संदेह है। बच्चे
ऑक्सीजन से तड़प के मर रहे थे। अरे आपको तो नफरत है भगने से, समाजवादी पार्टी को भगने से नफरत है। काम किया। साधु सन्यासियों को आप चिलमची बताते हो, नशेड़ी बताते हो, गजेड़ी बताते हो, आपको पसंद है जालीदार वाले। करे कोई एक भी आदमी ऑक्सीजन से नहीं मरा। ये सदन में जवाब का सवाल क्या है बताइए, सवाल लगाया गया था। मैं जवाब लेती हूँ। राजेश जी, राजपाल जी आती हूँ एक बार मैं सतीश प्रकाश जी का भी रुख कर लेती हूँ। सतीश जी, मुझे इस बार बताइए कि बहन जी का होल्ड रहा है दलित वोट बैंक पर, तकरीबन 21% दलित वोट बैंक, हर बार साथ भी दिया, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही, बागडोर बखूबी संभाली, लेकिन 2022 में समझ नहीं आ रहा है किस तरफ हैं आप? नहीं देखिए विमलेश जी, उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि जिन पश्चिम की सीटों की आप बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूं, इन तमाम सीटों का अगर आप जातिवार आंकड़ा निकालेंगे तो इन तमाम सीटों के ऊपर मिनिमम 50 से 60 हजार दलित इन सीटों के ऊपर है। जिस पार्टी का बेस वोट 50 से 60 हजार हर सीट के ऊपर है। और देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जातीय पॉलिटिक्स होती है, इसमें सही कोई दो राय नहीं, लेकिन जातियों का पॉलिटिकल बिहेवियर अलग है। कुछ जातियां ऐसी हैं कि कुछ जातियां ऐसी हैं कि जो उम्मीदवार की जाति को देख करके बोल देते हैं। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी का जो भी उम्मीदवार है उसके पास में जो बेस वोट है वो सबसे बड़े बेस वोट है। अब देखिए, बीजेपी जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की राजनीति का पॉलिटिकल पॉलिटिशन इसलिए कर रही है कि कहीं जानबूझ, अगर ये, अब मुझे ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर के दलित जिनके बीच में डिफरेंस है। पिछले 70 साल में अगर आप देखेंगे कहीं भी कोई टकराव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जानबूझ करके एक वर्ग विशेष को भटकाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। मेरा मानना यह है, देखिए, हम आपको क्यों नहीं दिखाई, तो हमारा वोटर है वो साइलेंट वोटर, वो किसी के सामने बात नहीं करता, उसको ये बात मालूम है। हजारों साल का एक सामाजिक स्ट्रक्चर है जिसमें आमतौर पर लोगों को ये बताया जाता है कि अगर दलित अपनी बात ऊंची आवाज में करेगा, कहीं ना कहीं झगड़े फसाद होने की संभावना है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का जो उत्तर है, तो सतीश जी, ठीक है, आपने ये कहा कि वो साइलेंट वोटर है, लेकिन बहन जी भी तो क्लियर करें, आप अपने वोटर को कंफ्यूज कर रहे हैं दरअसल। क्या आप किस तरफ में क्या करना चाह रहे हैं इस बार? सुनिए, देखिए, हम बीजेपी के पॉलिटिकल ट्रैप में फंसने वाले नहीं है। हम बीजेपी की भाषा नहीं बोलेंगे। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी लीडर, कोई भी कार्यकर्ता ऐसी कोई भाषा नहीं बोलेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जनमानस के मुद्दों से भटका करके कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों में फंस जाए। और देखिए, सुनिए, बीजेपी इस बात को जान चुकी है कि अगला उत्तर प्रदेश का चुनाव जनमानस के मुद्दों पे ही होगा। इसलिए बीजेपी आस्था की पीठ छोड़ करके, योगी जी आस्था की पीठ छोड़ करके भागे हैं ना, अयोध्या छोड़ करके अगर वो गोरखपुर या मठ की तरफ गए हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है। और देखिए मुद्दे जी, आपको सच बता, ये चुनाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। बीजेपी के सवाल लोग पूछेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कानून व्यवस्था, ये मुद्दे रहेंगे। और बीजेपी जो कानून व्यवस्था की कहीं ना कहीं सपा की सरकार से करना चाहती है, आंकड़े दिखाती है। हमारे ऊपर आंकड़े दिखाए ना, 2007 से लेकर के 2012 के बीच में कानून व्यवस्था की जो कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, महिला हो, पुरुष हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, हर व्यक्ति का संवैधानिक जो उसके अधिकार है उसको एक सुरक्षित माहौल बहुजन समाज पार्टी का जहां तक विकास की मॉडल है। देखिए, सुनिए, गंगा एक्सप्रेसवे है ना, यमुना एक्सप्रेसवे, ताज कॉरिडोर, ये सारी व्यवस्था हमारा बनाया हुआ था। तो गांवों के अंदर आज सड़कें 30,000 बीजेपी ने कहा कि हमने तो भेदभाव किसी के साथ किया ही नहीं, हमने तो समान विकास किया है, सबका अनाज सबके घर पहुंचाया है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। बीजेपी लगातार कहती रही है और वो आज भी इस पर कायम है, किसी के दम पर हम चुनाव जीतेंगे। मैं आ रही हूं सतीश जी, एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, मैं दोबारा आऊंगी फिर बोलिएगा। 1 मिनट आ रही हूँ। मानस, एक बार मैं फिर से आ रही हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दलित जो वोटर है इस पर काफी खामोश नजर आ रहा है। मानस, मैं इस पर थोड़ा सा विश्लेषण आपका चाह रही हूँ। ये जो खामोश, आ रही हूँ सतीश जी, 1 मिनट रुकिए। जो दलित वोटर्स की खामोशी है दरअसल ये बहुत कंफ्यूज कर रही है। या तो कुछ ठान लिया है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इस बार।
देखिए, निश्चित तौर पर पिछले अगर हम 2014 से और अब तक के चुनाव जितने भी हुए उत्तर प्रदेश में, उस पर अगर आप नजर डालेंगी तो दलित वोट बैंक बहुत हद तक शिफ्ट हुआ था भारतीय जनता पार्टी की तरफ। उसकी एक बड़ी वजह थी, उसकी बड़ी वजह ये थी कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी अगुवाई में जब भारतीय जनता पार्टी अपना कैंपेन चला रही थी, तो उसने जो प्रचार किया वो जातिगत आधार पर ना करके उसने हिंदुत्व को एजेंडा बना करके अपना प्रचार प्रसार किया। और लगातार हमको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उस दौर में लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जगह जगह पर मीटिंगें चल रही थी और उसमें खास तौर से दलितों को बुला करके उनको वहां पर सम्मानित किया जा रहा था। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बताई जा रही थी और वो क्लोज डोर मीटिंग हुआ करती थी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद में हम लोगों को सूचित किया जाता था। लेकिन वो एक बहुत बड़ा अभियान चला था और बहुत लंबे समय तक चलता रहा, तो बहुत हद तक दलित वोटर शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मायावती की झोली पूरी खाली रह गई हो। बहुत हद तक दलित वोटर मायावती के साथ भी था। ऐसा नहीं था कि बीएसपी में वोट नहीं गया, भले ही सीटें उस हिसाब से ना मिली, लेकिन नुकसान बीएसपी को यह हुआ था कि उसका जो कोर वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, वो इस लिहाज से शिफ्ट हुआ कि उसको लगा कि अब बीएसपी में ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ रहा है तो उनके लिए शायद उतना सम्मान ना बढ़े। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार भी जो कोशिश देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है, जिस बात का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो जातिगत आधार पर बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि सब हिंदू और हिंदू को, सब सारे हिंदुओं को एक छतरी के नीचे आना चाहिए। लगातार आप देखेंगे उनके एजेंडे पर या तो अयोध्या होता है या काशी होता है या मथुरा होता है। यानी जब बात हिंदुओं की आए तो उस वक्त सारी जातियां एक साथ समाहित होकर के हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। तो इस बार भी जो कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो इस बात को लेकर के हो रही है। भले ही वो उन्होंने अभी आपने देखा जब उनकी पहली सूची जारी हुई तो 60% टिकट पिछड़े और दलितों को दिए गए। यानी कोशिश इस बात की हो रही है कि जो पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे 2014, 2017, 2019 में इंटैक्ट था, उसी तरीके से इस बार भी वो इंटैक्ट रहे, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मजबूती के साथ खड़ा रहे। क्योंकि अगर इसमें से वो थोड़ा हिस्सा भी अगर अलग अलग जातियों का खिसकेगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ जो 325 की सीटों का था पिछली बार, वो बहुत हद तक नीचे गिर जाएगा और ऐसे में उसके लिए भारी दिक्कत हो सकती है। तो दलित पिछड़ों के साथ साथ दलित वोट बैंक पर भी सभी सियासी दलों की नजर है। इस बार ये बात सही कि दलित वोटर्स उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है और आप देख रहे हैं कि भीम आर्मी जो वो भी दलितों का ही प्रतिनिधित्व करती है और बार बार आप देख रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बीएसपी का जो बीएसपी से जो जगह खाली हो रही है, चंद्रशेखर बराबर कोशिश कर रहे हैं कि वो उस जगह को भर सके। वो कभी भी ब्राह्मणों की बात नहीं करते, वो सिर्फ दलितों की बात करते हैं और दलित और मुसलमान के कॉम्बिनेशन के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि दलितों के इस वक्त दावेदार बहुत है। जैसे किसी जमाने में मुस्लिम मतों के दावेदार बहुत हुआ करते थे, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक हमेशा एक साथ एक जगह एकजुट होकर के जाया करता था। इस बार आप देख रहे हैं कि दलित वोट बैंक के दावेदार तो बहुत है, लेकिन अभी जो दलित वोटर्स है वो बहुत खामोशी से सब कुछ देख रहा है। तो चुनाव के वक्त ही मालूम पड़ेगा कि वो किस तरफ जाएगा। ठीक है, राजीव मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि राजीव आप माहौल क्या है में सब कुछ मुद्दे भी दिखा रहे हैं, लोगों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो भी समझा रहे हैं खुद उनकी जुबानी। तो अब मेरा सवाल दलित वोट बैंक को लेकर है। राजीव, मायावती का मजबूत ये वोट बैंक रहा है, लेकिन 2017 में देखें और जो 2014-19 में देखें तो परिस्थितियां अलग रही। लेकिन 2022 में ये खामोशी दरअसल सभी को कंफ्यूज कर रही है राजीव, न सिर्फ हमें आपको बल्कि राजनेताओं को भी। देखिए विपरीत, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार का चुनाव जमीन पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो तूफान लाने वाला वोटर है वो शांत पड़ा है, वो 21% उत्तर प्रदेश का दलित मतदाता है। अगर आप पीछे के चुनाव को देखेंगी तो मायावती का 18.5 से 20% के करीब वोट प्रतिशत हमेशा हर चुनाव में उनका रहा है। पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो वो मायावती के जितने परसेंट वोट मिले थे उतनी ही सीटें मिली थी। दरअसल जो भी वोट उनको मिला, ऐसा माना गया था कि उस इलाके का जो विधायक जीता, उस इलाके के उसके कुछ अपने वोट और दलित वोटों के गठजोड़ से वो आदमी विधानसभा तक पहुंचा था। लेकिन ज्यादातर जगहों पर ऐसा माना गया कि सिर्फ दलित वोटर ही मायावती के पास रह गए थे। अब इस बार के चुनाव में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। पिछले 20-25 सालों में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि बीएसपी की इस चुनाव में जो स्थिति है अभी तक जो दिखाई दे रही है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, रणनीति क्या होगी, अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन मैं तो जाता रहता हूँ, बीएसपी कार्यकर्ताओं से भी मिलता हूँ, जमीन पर भी लोगों से मिलता
मिलता हूं, पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी एक समय में बहुजन समाज पार्टी थी और सबसे बड़ी नेता भी थी, 4 बार मुख्यमंत्री रही है मायावती, छोटी बात नहीं है। अभी आप 2019 के लोकसभा चुनाव को देखिए तो 10 सीटें लोकसभा की उन्होंने जीती हैं, 10 सीटें उत्तर प्रदेश से ऐसी स्थिति में जीती है। समाजवादी पार्टी आज जो सरकार बनाने का दम भर रही है उससे 2 गुना सीटें मायावती के पास ज्यादा है। लेकिन अगर मैं कहूं 2017 के चुनाव में बहुत हद तक से मुकाबला इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी, वो तो खैर आंधी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस आंधी में जब लड़ाई हुई तो समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ थी। उस लड़ाई में भी बहुजन समाज पार्टी उस तरीके से अपना मुकाम नहीं बना पाई जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में उसकी राजनीतिक हैसियत है। वो सिर्फ 19 विधायकों तक रह गई। इस चुनाव में 21% जो उत्तर प्रदेश के मतदाता है वो बहुत, अगर उनमें से वोट किधर को भी खिसका, बीजेपी की तरफ भी खिसका या समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ खिसका, तो बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देंगे ये दलित मतदाता। मुझे नहीं पता कि किस तरफ उनका रुझान हो रहा होगा, लेकिन अगर बीएसपी पे इंटैक्ट रहते हैं जो 20%, मैंने आपको बार बार कहा 20% वोट के आसपास वो हमेशा पिछले 3 चुनाव में भी थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि पिछले, अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें तो जहां पर बीएसपी का कैंडिडेट नहीं था वहां पर बड़ी संख्या में दलित मतदाता कमल के फूल की तरफ आकर्षित हुए, ऐसा माना जाता है। और ऐसी रीडिंग है, ऐसा करीबी लोग बताते हैं कि जब दलित मतदाता उत्तर प्रदेश में वोट देने के लिए जाता है और बैलेट पेपर पर उसे हाथी चुनाव चिन्ह नहीं दिखाई देता है तो फिर विकल्प के तौर पर उसका दूसरा विकल्प कमल का फूल 2019 के लोकसभा चुनाव में बना। बीजेपी उसकी पसंद बनी और जिसकी वजह से बीजेपी को सपा बसपा गठबंधन के बावजूद इतनी ज्यादा सीटें मिली। लेकिन इस बार 403 विधानसभा सीटों पर हाथी चुनाव चिन्ह है, तो उसके रहते क्या दलित वोटर शिफ्ट होगा? दोनों तरफ में से किसी तरफ ये बड़ा सवाल है। मैं जवाब ले लेती हूँ सभी मेहमानों से राजीव, और रैलियों तक और सब जगह। ओके, मैं आती हूँ राजेश चौधरी जी, क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि एक तरफ बीएसपी का अपना वोट बैंक है, वो मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहा, भले ही उन्होंने सीटें नहीं जीती लेकिन लोकसभा में 10 सीटें उन्होंने जीतनी, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रही हूं। और एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो आपके ओबीसी दलित चेहरे हैं, उनको अपनी पार्टी में ले गए हैं। तो क्या ये वोट बैंक खिसक रहा है बीजेपी का इस बार? देखिए, मैं वो होल्ड नहीं है जो 2017 में था। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बड़े गौर से सुन रहा था, उनके जो विचार थे, उनकी जो भावनाएं निकल के आ रही थी। देखिए ना, अपराधी के नाम पे किसका नाम उन्होंने सबसे पहले गिनाया? योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। अब सोचिए, भगवा से कितनी नफरत इन लोगों को है, समाजवादियों को। मैं तो समझ नहीं पाता हूं। भगवाधारी को उत्तर प्रदेश का अपराधी बता रहे हैं। इनको मुख्तार अंसारी में अपराधी नजर नहीं आएगा, इनको अतीक अहमद में अपराधी नजर नहीं आएगा। 400 करोड़ से अधिक, 400 एकड़ से अधिक की जमीन आजम खान ने कब्जा ली, वो इनको अपराधी नजर नहीं आएगा। इनको अपराधी कौन नजर आएगा? साधु, सन्यासी, संत, महंत, ये इनको अपराधी नजर आते हैं। दूसरी बात ये कह रहे थे राशन की, 5 किलो देते हैं मित्र, 5 किलो नहीं 50 किलो, एवरेज 5 यूनिट है प्रत्येक घर में। हम हर व्यक्ति को 50 किलो से अधिक अनाज दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं। कहाँ झूठ बोल रहे हैं क्या आप उत्तर प्रदेश की जनता के सामने? और अब तो रिफाइंड भी दे रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। देखो, अपनी प्रायोरिटी होती है। अभी मैं सुन रहा था रंजन जी को, बहुत अच्छी बात वो कह रहे थे। 2017 में नरेंद्र मोदी जी की आंधी थी और 2022 में नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की सुनामी है। उस सुनामी में सब बह जाने वाले हैं। ये इनको खाता खोलने को लिए, लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं है चौधरी साहब, सुनामी नहीं दिख रही है 2022 में। बागपत से शुरू करेंगे बलिया तक, तो टिप्स में गिनने के लिए इनके विधायक जीत करके आने वाले हैं। जनता इनके चेहरे को जानती है ठीक से। इनका जो स्वरूप था दंगों का, 360 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किए। और दूसरी बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी की, वो तो डूबता हुआ जहाज है, कोई उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। आज बहन जी की टिकट के रेट कम हो गए, आप सोचिए। जैसे शेयर, बहन जी को इतना कमजोर ना समझें, बहन जी को इतना कमजोर ना समझें। लोकसभा में 10 सीटें उन्होंने अपने खाते में ली गठबंधन में, भले ही समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। एक राजेश कश्यप जी, योगी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आते ही ना जो बिल में घुसे हुए थे गुंडे वो बाहर आ जाते हैं। उन्होंने कहा है फिर दोबारा सरकार आएगी तो फिर उनको जेल में भेजेंगे।
रुक जाइए राजेश जी, राज्यपाल जी से मुझे जवाब लेने दीजिए। यादव साहब जल्दी से, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। एक मिनट रुकिएगा राजेश जी, राज्यपाल कश्यप जी जल्दी से जवाब दीजिए। 8 करोड़ से अधिक पूरे देश के अंदर सिलेंडर बांटे गए, धर्म पूछ करके बांटे क्या, जाति पूछ करके बांटे क्या? आरोग्य योजना के अंदर गरीबों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया, मुसलमानों को नहीं हुआ, केवल हिंदुओं को ही हुआ क्या? विपनेश जी, योजना में बिजली पहुंचाने का काम किया। जल्दी से, वक्त की बहुत कमी है राज्यपाल जी, कुछ ही लाइन्स में। विपनेश जी, सीएम कह रहे हैं कि गुंडों को फिर जेल में भेजेंगे जो बाहर आ गए हैं बिल से, और बीजेपी के अलावा झूठ बोलने के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। और इन्होंने कोई काम धरातल पे किया नहीं। 5 मंजिला दिल्ली नहीं बता सकते, लखनऊ की राजधानी में 5 अस्पताल नहीं बता सकते। ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है। और कह रहे हैं भगवा कपड़े पहनने वालों को अपमानित कर रहे हैं। भगवा कपड़ा तो रावण भी पहन लिया था, तो उनको क्या? देखिए, आप दोनों ही मेहमानों ने, और सतीश जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, दोनों ही मेहमानों ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप मेरे सवाल से दूसरी तरफ ही चले गए। जो आपको कहना था वो आपने कहा, लेकिन इस बार सच्चाई यही है कि लहर नहीं है, सुनामी नहीं है। इस बार हर पार्टी को पता है कि समीकरण बदले हुए हैं। अब दलित वोट बैंक किसकी तरफ जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन खामोशी सभी को कंफ्यूज कर रही है। ये बड़ा सवाल है कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ और दिलचस्प होने जा रहा है, जिस पर हमारी भी नजर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना। एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौटेंगे। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।